आज हम स्टार्ट करते हैं द सेल चैप्टर का 4th लेक्चर दैट इज़ अबाउट सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, जो कि शायद आप लोगों को बहुत पसंद आया है। आज भी कुछ ऐसा ही टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों को पसंद आएगा। क्लास 9th से रिलेटेड टॉपिक भी है और चाहे तो बच्चे 11th क्लास के भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स है, फाउंडेशन कोर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेल वॉल। तो सेल वॉल के ऊपर हम लोग क्या जानते हैं वो देखते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल के लिए सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सेल वॉल एनिमल सेल में पाई जाती है या प्लांट सेल में पाई जाती है। ये तो मैंने पहले ही आप लोग से डिस्कस कर लिया था कि सेल वॉल इज़ द टर्म दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, दैट इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और वो भी कहाँ? दिस इज़ द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ प्लांट सेल। तो सेल वॉल सबसे पहले हम लोग किस में देखेंगे? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट सेल के आउटर कवरिंग है, सिर्फ प्लांट सेल का आउटर कवरिंग है। ठीक है, अब हम लोग इसमें और क्या चीज़ देखेंगे, सेल वॉल और क्या होता है इसका स्पेशलिटी। ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया है कि सेल वॉल इज लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग पार्ट। क्या कोई बता सकता है? सेल वॉल इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉन लिविंग पार्ट। ठीक है, दिस इज नॉन लिविंग पार्ट। और ये क्या करता है काम? सबसे पहली बात तो ये किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है एक स्पेशल मटेरियल का, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्यूलोज। और आप लोगों को पहले भी मैंने बता दिया था कि ये एक्सोस्केलेटन का काम करता है, जस्ट एज हमारे बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन्स काम करते हैं, मतलब बोन सिस्टम हमारे बॉडी में काम करते हैं, उसी तरह ये सेल को सपोर्ट देने के लिए, प्लांट सेल को सपोर्ट देने का काम बाहर से करता है, इसलिए इसे हम लोग एक्सोस्केलेटन ऑफ प्लांट सेल कहते हैं। तो इसमें कौन सा चीज़ मौजूद होता है जिसके कारण ये इतना मजबूत होता है? इसमें सेल्यूलोज मौजूद होता है, सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज का ये बना हुआ होता है। द मटेरियल मेड अप द सेल वॉल इज कॉल्ड सेल्यूलोज। लेकिन हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हर एक प्लांट सेल का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें कुछ अलग थिंग्स मौजूद होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे फंगस में, मतलब कि डिफरेंट ये सैप्रोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है। ठीक है, उनका सेल वॉल काइटिन नामक मटेरियल का बना हुआ होता है। और ऐसे जनरली सभी प्लांट के सेल वॉल्स सेल्यूलोज के बने हुए होते हैं। इन सेल्यूलोज के भी कुछ स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफाइब्रिल्स या सेल्यूलोज दोनों समझिए कि एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, सेल्यूलोज सेल वॉल बना किससे होता है। अब हम लोग करते हैं कि सेल वॉल का फंक्शंस क्या क्या होता है। तो फंक्शंस के लिए आप लोग क्या जानेंगे? फंक्शंस तो ऐसे भी काफ़ी आसान है, आप लोग बता सकते हैं। सबसे फर्स्ट फंक्शन है कि सेल वॉल हेल्प करता है प्लांट सेल को टर्जिडिटी देने में, मतलब कि सेल वॉल में अगर पानी आना जाना कर रहा है तो सेल को वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब मजबूती प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो टू बिकम टर्जिड ऑफ सेल, इसमें हेल्प करता है। सबसे फर्स्ट फंक्शन हो गया। द सेकेंड फंक्शन इज ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। वो कैसे करता है? मैकेनिकल सपोर्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा मजबूती दे देगा तो सेल में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं होगा। ठीक है, वो टूटने फूटने से बचेगा। और साथ ही साथ ये अगर स्टार्टिंग स्टेज में रहता है तब तो सिंपली मैकेनिकल सपोर्ट देता है, लेकिन आगे के स्टेजेस में जैसे जैसे सेल मतलब एजेड होता जाता है वैसे वैसे ये अपना रूप कन्वर्ट करता जाता है। जैसे कि इन जाइलम सेल, इसमें लिग्निन इकट्ठा होकर के, मतलब कि एक सीमेंटिक सब्सटेंस लिग्निन इकट्ठा होकर के उसको और ज़्यादा मजबूती देता है, जिसके कारण वो और भी टूट नहीं सकता है। पानी के फ्लो में काफ़ी ज़्यादा मजबूती का ज़रूरत पड़ता है सेल वॉल को, सेल को काफ़ी ज़्यादा मजबूती का ज़रूरत पड़ता है, जो कि कौन प्रोवाइड करता है? वो सेल वॉल प्रोवाइड करता है बाय द एडिशन ऑफ लिग्निन। ठीक है, बाय द एडिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन क्या है?
लिग्निन इज अ सीमेंटिक सब्सटेंस, इसको ऐड हो जाने से जाइलम जो टिश्यू होता है, जो पानी को ले जाने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग और भी पढ़ते हैं कि कोलेनकाइमा टिश्यूज़ को एक्स्ट्रा सेलुलोज कोलेनकाइमा टिश्यूज़ के ये साइड में रहती है, तो वो कोलेनकाइमा टिश्यूज़ के जो एक्स्ट्रा सेलुलोज का डिपोजिशन होता है साइड में, दिस इज अ कोलेनकाइमा टिश्यू। इसमें क्या होता है कि यहाँ एक्स्ट्रा सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनता जाता है। तो ये भी काम किसका है, ये भी काम ये सेल वॉल का है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलोज का डिपोजिशन करना। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सेल वॉल का बहुत सारा फंक्शन है। इसके साथ साथ सेल वॉल का और भी फंक्शन है कि सेल को टोटल वाटर लॉस से बचाने का काम, जिसे हम लोग कहते हैं डेजिकेशन से बचाने का काम करता है सेल वॉल। ठीक है, और साथ ही साथ और भी फंक्शंस इसके हैं, दैट इज़ टू क्योंकि सेल वॉल का नेचर क्या है, किसी को पता है सेल वॉल का नेचर क्या है? जैसे कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन में पढ़े थे कि सेल मेम्ब्रेन का नेचर सेमी परमिएबिलिटी का है, उसी तरह सेल वॉल का नेचर क्या है? सेल वॉल का नेचर है परमिएबिलिटी का नेचर है, मतलब हर एक चीज़ को वो आने जाने देता है, मतलब कि वो पानी हो या कोई अदर मटेरियल हो, हर एक चीज़ को वो आने जाने में रुकावट नहीं डालता है। तो इसीलिए ये सेल को किसी भी तरह का रुकावट देता नहीं है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी मटेरियल में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि सेल वॉल का बहुत सारा फंक्शंस है। अब हम लोग सेल वॉल में और भी थिंग्स को इंक्लूड करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक नाम आता है कई बार जो बच्चों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, दैट इज प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, व्हाट इज प्लाज्मोडेस्मेटा? प्लाज्मोडेस्मेटा को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सिंपल सा टॉपिक है बाबा, इसमें कंफ्यूज होने की क्या बात है। प्लाज्मोडेस्मेटा इज अ टाइनी पोर्स। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन सेल वॉल। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल हमारा बना हुआ होता है, इस तरह से जो सेल वॉल हमारा बना होता है, इसमें ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं किसी चीज़ को आने जाने में, वो क्या हैं? वो है प्लाज्मोडेस्मेटा, दैट इज द प्लाज्मोडेस्मेटा। देन एक और क्वेश्चन आता है, मिडल लेमिला। मिडल लेमिला क्या है? तो मिडल लेमिला के लिए भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। मिडल लेमिला है, मिडल लेमिला नथिंग एल्स बट इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू सेल वॉल्स। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू सेल वॉल्स। और ये बना किसका होता है? ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। ठीक है, मिडल लेमिला आर द जेली लाइक सब्सटेंस। साथ ही साथ और क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस मेड बाय कैल्शियम एंड पैक्टेट। ठीक है, कैल्शियम एंड पैक्टेट मटेरियल्स। ठीक है, तो मिडल लेमिला जेली लाइक सब्सटेंस होता है मेड बाय कैल्शियम एंड पैक्टेट एंड ऑल्सो इट अटैच्ड टू सेल वॉल्स। ठीक है, इट अटैच्ड टू सेल वॉल्स। देखिए, दिस इज द सेल, इस तरह से हम लोग सेल वॉल बनाते हैं। यहां से दूसरा सेल वॉल स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज, तो ये जो मिडिल का पार्ट है, ये जो दोनों सेल्स को जोड़ने का काम कर रहा है, ये क्या है? दिस इज मिडल लेमिला। ठीक है, तो दोनों सेल्स को जोड़ने का जो काम किया उसको क्या कहा गया? उसको मिडल लेमिला कहा गया। मिडल लेमिला है क्या? मिडल लेमिला इज अ जेली लाइक सब्सटेंस मेड बाय कैल्शियम एंड पैक्टेट। ठीक है, और वो कनेक्शन का काम करता है दो सेल्स के। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टोटल डेफिनेशन अबाउट सेल वॉल। तो सबके लिए क्लियर है ये टॉपिक? सेल का मेकिंग कैसे होता है, सेल लिविंग है या सेल वॉल लिविंग है या डेड है, साथ ही साथ सेल किस चीज़ का बना हुआ है, सेल वॉल किस चीज़ का बना हुआ है, सेल वॉल क्या फंक्शन क्या है, सेल वॉल में क्या क्या थिंग्स मौजूद होते हैं। बस इससे ज़्यादा हम लोगों को और कुछ भी नहीं करना सेल वॉल में। हाँ, एक दो क्वेश्चंस प्लाज्मोलाइसिस से रिलेटेड आते हैं, तो प्लाज्मोलाइसिस तो आप लोग को पहले ही मैंने बता दिया लास्ट टाइम कि टोटल वाटर लॉस बाय द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, वाटर लॉस बाय द सेल्स आखिर जो होता है उसमें तो सेल वॉल
वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही हेल्प करता है ना। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज आवर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में आप लोगों को पहले ही बता दिया था मैंने कि सेल का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो स्ट्रक्चर है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक है एक्सटर्नल पार्ट, सॉरी 2 भागों में बटा हुआ है। एक है एक्सटर्नल पार्ट दैट इज सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म में अब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आप लोग ब्रीफली देख लीजिए। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सबसे पहली बात तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोटोप्लाज्म बना किस चीज़ का होता है, व्हाट मटेरियल्स दैट कंस्टिट्यूट्स द व्हाट आर द मटेरियल्स दैट कंस्टिट्यूट्स द प्रोटोप्लाज्म। तो मटेरियल्स में तो आप लोगों को एलिमेंट्स का नाम देना पड़ेगा, तो वो 2 तरह का क्वेश्चन आता है। एक आता है व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट्स द प्रोटोप्लाज्म, और दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंपाउंड्स दैट कंस्टिट्यूट्स द प्रोटोप्लाज्म। तो फर्स्टली एलिमेंट्स के लिए हम लोग क्या आंसर करेंगे, क्या कोई बता सकता है कि प्रोटोप्लाज्म में कौन से एलिमेंट्स होते होंगे? तो उसका आंसर एकदम सिंपल एंड सिंपल है। सभी लोग जानते होंगे ग्लूकोज के बारे में, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज का जो कॉन्स्टिट्यूइंग एलिमेंट्स हैं वो सब प्रोटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, दैट आर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड द वन अदर इज दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है, तो दैट आर द elements that constitutes the protoplasm. Then the second question is what are the compounds that constitutes the protoplasm. तो compounds में हम लोग क्या आंसर करेंगे? compounds आखिर प्रोटोप्लाज्म में होते क्या होंगे? compounds प्रोटोप्लाज्म में सिंपली हमारे न्यूट्राइंट्स होते होंगे, जो हम लोग जानते हैं न्यूट्राइंट्स क्या है, जो हम लोग न्यूट्राइंट्स के रूप में खाते हैं, दैट आर आवर कार्बोहाइड्रेट्स, दैट आर फैट्स, दैट आर प्रोटीन्स, दैट आर मिनरल्स, ऑल ऑफ दीज आर कंपाउंड्स। ठीक है, तो कंपाउंड्स में हम लोग तो ईजिली आंसर कर सकते हैं, ग्लूकोज भी कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी कर सकते हैं, फैट्स, प्रोटीन, सब कुछ इसमें आंसर आ जाएगा। तो ये 2 तरह का क्वेश्चन प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड आता है। द थर्ड वन इज लिविंग है या डेड है, तो लिविंग पार्ट है। इसके बाद हम लोग प्रोटोप्लाज्म में दूसरा पार्ट करेंगे कि प्रोटोप्लाज्म का पार्ट्स क्या क्या है, इसका स्ट्रक्चर्स क्या क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म में इंक्लूड होता है दैट आर, सबसे पहले हम लोग करते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे पहले सबसे फर्स्ट पार्ट द न्यूक्लियस एंड द सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको भी सब डिवाइड करते हैं, द साइटोप्लाज्म को भी हम लोग सब डिवाइड करते हैं, दैट इज साइटोसोल एंड द अदर वन इज सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो ये हुआ डिविजन्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, दैट इज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, दैट इज साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। नेक्स्टली अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। न्यूक्लियस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, तो न्यूक्लियस के बारे में अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो न्यूक्लियस, तो सबसे पहले क्या कोई बता सकता है कि इसकी खोज किसने की थी? लास्ट टाइम मैंने बताया है अपने लास्ट लेक्चर में, न्यूक्लियस की खोज की थी द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो वो फिर से मैं नहीं बता रही हूँ लिख करके। नेक्स्टली न्यूक्लियस के बारे में और हमने क्या सीखा था? न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, ये भी हमने सीखा था लास्ट टाइम। तो न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। नेक्स्टली और हमने क्या सीखा था लास्ट लेक्चर में कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस क्या प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, वो भी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, जिसमें से हमने पढ़ा था कि इन द प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज नो ट्रू न्यूक्लियस एंड इन द यूकैरियोटिक सेल देयर इज अ ट्रू न्यूक्लियस एंड कंप्लीट न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन को क्या कहा जाता था?
प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता था क्योंकि वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं था। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, इसमें कभी भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड एंड इन यूकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज proper nucleus, so this is called nucleus and nucleus is bounded by membranes। ठीक है, membrane bound structure है nucleus। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्टली, अच्छा वायरस के ऊपर कई लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। वायरस और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस है? वायरस में हम कहते हैं कि वायरस इज़ अ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए क्या खासियत है? बहुत बड़ी एक खासियत है वायरस में भी। वायरस एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मतलब कि वो प्रॉपर फुल्ली डेवलप्ड नहीं है और वो सिर्फ एक पार्टिकल है। ठीक है, तो इसलिए वायरस इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और वो कभी भी अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। वो जब तक किसी होस्ट के अंदर नहीं जाएगा तब तक वो अपना लिविंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने न्यूक्लियस टॉपिक पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियस का सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, दैट इज दिस इज अ न्यूक्लियस ऑफ अ जनरल सेल। ठीक है, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले इसमें कुछ एक स्पेशल पार्ट्स हैं, दैट आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड विच इज इनक्लोज्ड टुगेदर, दैट आर कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे? न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है और साथ ही साथ वो एक साथ में एनवेलप बनाता है, इसलिए उसे हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप के नाम से जानते हैं। फिर हर न्यूक्लियस में एक छोटा छोटा पोर्स मौजूद होता है, मेम्ब्रेन्स के बीच छोटा छोटा पोर्स मौजूद होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स के नाम से जानते हैं। जो क्या काम करता है? वो किसके बीच कनेक्शन स्थापित करेगा? वो बाहरी साइटोप्लाज्म और इंटरनल न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, इसके अंदर का जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्टली इसके अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। दिस इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर विदाउट अ मेम्ब्रेन, इसे भी हमें याद रखना है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द न्यूक्लियोलस। ठीक है, फिर है इसमें कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं द क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, तो दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। अब हम लोग करते हैं न्यूक्लियस को थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोग को बताना जरूरी है कि न्यूक्लियस में क्या क्या पार्ट्स है। सबसे पहले तो न्यूक्लियस के लिए एक छोटा सा डेफिनेशन आता है, दैट इज द न्यूक्लियस इज द स्फेरिकल पार्ट। ऐसे कई लोग अपने डेफिनेशन में ये इंक्लूड कर देते हैं सेंट्रली लोकेलाइज्ड स्फेरिकल पार्ट, लेकिन सेंट्रली लोकेलाइज्ड एकदम से कहना तो सही नहीं है क्योंकि प्लांट सेल्स में सेंट्रली लोकेलाइज्ड नहीं होता है न्यूक्लियस। ठीक है, एनिमल सेल का सेंट्रली लोकेलाइज्ड पार्ट्स होता है, तो इसलिए हम लोग इसे स्पेशली सेंट्रली लोकेलाइज्ड नहीं कहेंगे, हाँ स्फेरिकल पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, स्फेरिकल पार्ट दैट इज ब्रेन ऑफ द सेल विच इज बाउंडेड बाय टू डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम। ठीक है, और ये मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है? यही मेम्ब्रेनस सिस्टम आगे चल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, जो कि लास्ट में जाकर किससे कनेक्ट हो जाता है? मेम्ब्रेनस सिस्टम। दिस मेम्ब्रेनस सिस्टम इज कनेक्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसी में हमारा बाकी सारा सेल ऑर्गेनेल्स भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये किसका कनेक्शन कराता है? दिस मेम्ब्रेन इन न्यूक्लियर एनवेलप इज कनेक्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन बाय डिफरेंट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ठीक है, ER दैट आर इन शॉर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग न्यूक्लियस को थोड़ा सा ब्रीफ में करते हैं, दैट इज
स्फेरिकल स्ट्रक्चर तो आप लोग को पता चल ही गया है। अब न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड मैटर होता है उसे क्या कहते हैं वो भी मैंने बता दिया आप लोग को। लिक्विड मैटर इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में और क्या क्या थिंग्स रहता है, एक अदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, द अदर स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज विदाउट मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, विदाउट मेम्ब्रेन, विच इज विदाउट मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक स्पेशल पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है, दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम क्या है, न्यूक्लियोलस का काम है, न्यूक्लियोलस स्पेशली बना होता है डिफरेंट प्रोटीन्स और ये क्या बोलते हैं आरएनए से, ठीक है। आरएनए क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड से। तो डिफरेंट प्रोटीन्स एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड से मिल के बना हुआ होता है द न्यूक्लियोलस। और साथ ही साथ न्यूक्लियोलस में स्पेशल वर्क होता है जिसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम सिंथेसाइजिंग का वर्क होता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो नोन एज राइबोसोम फैक्ट्री, क्योंकि इसी में राइबोसोम बनता है, द एसेंशियल राइबोसोम्स, जो कि सेल को बहुत ज़्यादा जरूरी है, किस काम के लिए, प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए। तो वो सारा राइबोसोम्स कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है, फिर वो न्यूक्लियोलस से ट्रांसफर कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म को, ठीक है। तो इस तरह से जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों में कनेक्शन रहता है, फॉर विच वर्क, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। और साथ ही साथ और भी वर्क्स होते हैं, इसमें काफ़ी सारे वर्क्स न्यूक्लियस के थ्रू कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस एक स्पेशल टॉपिक है जो कि स्फेरिकल होता है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है, और साथ ही साथ इट इज़ द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस विच इज मेन सिंथेसाइजिंग प्लेस ऑफ राइबोसोम, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं न्यूक्लियोलस के बाद द क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल इज द इंटरट्विन्ड जेली इंटरट्विन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इंटरट्विन्ड ऐसे 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 करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंटरट्विन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल एक्चुअली में होते क्या है, डिफरेंट क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, दिस इज द क्रोमोसोम। इसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो ऐसे ऐसे करके बना हुआ होता है छोटे छोटे पार्ट से, उसे हम लोग कहते हैं द जीन्स, ठीक है। जीन्स कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट को। स्मॉलेस्ट यूनिट आर द जीन्स विच आर द हेरेडिटरी यूनिट्स, हेरेडिटरी यूनिट्स, मतलब कि ये पेरेंट्स टू चाइल्ड में ट्रांसमिशन करते हैं कैरेक्टर्स का, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन करने में हेल्प करते हैं द जीन्स, ठीक है। और ये जीन्स किस मटेरियल के बने होते हैं, तो वो होते हैं डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, द मटेरियल डीएनएज। और साथ ही साथ कुछ प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स दैट आर हिस्टोन्स प्रोटीन्स, हिस्टोन्स, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म अगर किसी को नहीं आता है तो देख लीजिए, डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए इज फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये हुआ द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल इतना यहाँ पे इनफ है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग और क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। क्रोमोसोम्स थोड़ा सा ब्रीफ टर्म है, थोड़ा सा अच्छे से बताने का टर्म है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।